अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल लॉ। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पीएमएस में तो खैर ये नहीं होता, सीएसएस के इंटरनेशनल लॉ के लिए स्पेसिफ़िकली। बेसिकली ये एक सीरीज़ होगी पूरी लेक्चर्स की। आज तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फेसबुक के थ्रू। पहले मैंने कोशिश की है लैपटॉप से ऑनलाइन होने की, लेकिन उसमें कोई टेक्निकल इशू था, तो अब मैं मोबाइल पे लाइव हूँ। लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स, 2-3 मिनट वेट करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली इस सब्जेक्ट को। अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था कि इनिशियली तो मैंने ये शुरू किया फेसबुक पे। आज आप लोग सबसे फीडबैक लेते हैं, तो अगर तो आप कहते हैं कि फ़ेसबुक पे ही ठीक है तो लेट इट बी, इसी तरह इसको लेकर चलेंगे। अगर आप कहें कि हम लोग इसे किसी और मीडियम पे शिफ्ट कर लें, लाइक जूम पे या किसी और ऐप पे जहाँ पे लेस देन 100 ऑडियंस को हम लोग सेटल कर सकते हैं और वो इजीली मैनेजेबल है, वहाँ पे फ़ाइल शेयरिंग हो सकती है, स्क्रीन शेयरिंग हो सकती है, इस तरह की सारी चीज़ें वहाँ पे बंदा कर सकता है। तो अगर आप लोग उस पर एग्री करेंगे तो फिर हम उसके ऊपर इसको शिफ्ट कर लेंगे। 11:05 पे शुरू करते हैं। मीनवाइल अपना मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं उन लोगों के लिए जिन लोगों को जो लोग नए हैं, जिन लोगों को मेरे क्रेडेंशियल्स का आइडिया नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन डेंटिस्ट हूँ और CSS 2014 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ मैंने पॉलिटिकल साइंस में और एमफिल किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस में। एमफिल तो रिसेंटली ही हेयर कंप्लीट हुआ है, अभी उसकी डिग्री आना बाकी है, थीसिस सबमिट हो चुका है। तो इन दोनों जो मेरी डिग्रीज हैं, इन दोनों में मेरे जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनमें इंटरनेशनल लॉ शामिल था। मैं पिछले सेशन में 2019 वाले स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल लॉ पढ़ाता रहा हूँ उनको। दो चार मिनट हो गए, अभी हम लोग करते हैं शुरू। ये मेरे पास शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इसे शेयर कर सकूँ। एनीवेज, इंसानियत एक बहुत लंबा अरसा गुजार कर, एक बहुत लंबा अरसा तय कर कर गारों में अपना सिलसिला गुजार कर, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ से इकट्ठे होकर, इंडिविजुअल से कुछ एक क्लैन से एक बड़े सेटअप पे जाके ऐसा ऐसा छोटे छोटे टाउन्स, फिर सिटीज़, इन सारे सिनेरियो से गुज़र कर अकेले रहने से लेकर कंप्यूटर की लाइफ तक, सोशल मीडिया की लाइफ तक, जो सेंट्रल रोल रहा है ह्यूमन रेस के बीच में, वो द आइडिया ऑफ लॉ का रहा है, कानून के एक आइडिया का रहा है। बेसिकली ये आइडिया कि ऑर्डर इज़ नेसेसरी, चीज़ों में रब्त होना ज़रूरी है। क्योस जो है वो किसी भी इंसान की या किसी भी और क्रिएशन की
एग्जिस्टेंस के लिए, जस्ट और स्टेबल एग्जिस्टेंस के लिए वो बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। तो ऑर्डर किसी भी चीज़ में रब्त होना, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होना ये ज़रूरी हैं। कोई भी सोसाइटी आप देखें, सिंस टाइम इमेमोरियल, तब के टाइम से लेकर जब से ह्यूमैनिटी चल रही है, द नोन हिस्ट्री जो हमारे पास मौजूद है, कोई भी उसमें सोसाइटी देख लें, बड़ी हो, छोटी हो, पावरफुल हो, वीक हो, उन्होंने अपने लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, अपनी एवोल्यूशन के लिए सर्टन प्रिंसिपल सेट किए हुए हैं, सर्टन प्रिंसिपल सेट किए हुए थे, जिनको लेकर, जिनके ऊपर वो अमल दरामद कर कर आप उनको असूलों का नाम दे सकते हैं, आप उनको लॉज का नाम दे सकते हैं, आप उनको कवानीन का नाम दे सकते हैं, आप उनको मोरालिटी का नाम दे सकते हैं, आप उनको अपनी इखलाकियात का नाम दे सकते हैं, जो भी नाम आप उसको देना चाहें। वो डेवलपमेंट के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए वो प्रिंसिपल्स, वो आइडियाज़ ज़रूरी होते हैं। क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, व्हाट कैन एंड कैन नॉट बी डन, ये लिमिटेशंस डिफ़ाइन करना, कौन से काम परमिसिबल हैं जिनकी इजाज़त मौजूद है, कौन से काम फॉरबिडन हैं, कौन से सोसाइटी के टैबूज़ हैं, ये सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, ये हर सोसाइटी ने अपने अपने एनवायरनमेंट तक, अपने अपने माहौल तक, अपने अपनी सर्कमस्टांसिस के अंदर डिफ़ाइन की हुई होती थी। बेसिकली जहाँ पे ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पे भी दो ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर्फ दो ह्यूमन बींग्स, वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, वहाँ पे किसी न किसी चीज़ में, इंटरेस्ट में, किसी न किसी जाविये में, किसी न किसी बिलीफ में, किसी न किसी फ्यूचर प्लानिंग में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पे क्योस क्रिएट हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल देयर आर लॉज। अगर कवानीन मौजूद हैं तो क्यास से आप बच सकते हैं। अगर कवानीन मौजूद नहीं है या उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा रहा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्यास से बचने के लिए। अब ह्यूमन बींग्स, ये जितनी एवोल्यूशन का प्रोसेस इन्होंने तय किया इंसानियत ने, इसमें एक एलिमेंट जो इन सब को जोड़ के रखता है, एक एलिमेंट जो इन सब में कॉमन नज़र आता है, वो लॉ का एलिमेंट है, वो कानून का एलिमेंट है, जो कम्युनिटी को इकट्ठा करता है किसी एक चीज़ के ऊपर, रिकग्नाइज्ड वैल्यूज़ के ऊपर, रिकग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको इकट्ठा करता है। लॉ, कोई भी लॉ हो, इंटरनेशनल लॉ की तरफ तो हम बाद में आएंगे, जनरली मैं अभी जस्ट आप लोगों के लिए डिफ़ाइन कर रहा हूँ। कोई भी लॉ हो, उसमें सीरीज़ ऑफ रूल्स होते हैं, जिसमें आपके बिहेवियर को रेगुलराइज किया जाता है, जिसमें आइडियाज़ को एक्सप्लेन किया जाता है, जिसमें सोसाइटीज़ की जो प्री ऑक्यूपेशंस हैं, उस सोसाइटी ने वर्क कैसे करना है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसी बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर, जिसके ऊपर दो ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करती है, इसी बेसिक लॉ के प्रिंसिपल के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी की एग्जिस्टेंस भी बेस कर रही है। बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स के बीच में जो लॉ होता है, वो उनके जो डिफाइनिंग फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल होता है, वो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो लॉ है, उसमें जो डिफाइनिंग फैक्टर है जिनके ऊपर वो एप्लीकेबल है, वो स्टेट्स हैं, वो इंडिविजुअल्स नहीं है, इंडिविजुअल सिटीजन्स नहीं है। स्टेट्स का आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करना, उसको रेगुलराइज करने की जो फिनोमिनन है, उसको आप इंटरनेशनल लॉ कहते हो। अब बेसिकली विद इन अ कंट्री एक लॉ होता है जिसको आप म्यूनिसिपल लॉ कहते हैं, और एक ऐसा लॉ है जो आउटसाइड द कंट्री ऑपरेट कर रहा होता है, जिसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप डील कर रहे होते हो, जिसमें आप स्टेट्स को डील कर रहे होते हो, जिसमें क्लस्टर ऑफ नेशंस को डील कर रहे होते हो, उसको आप इंटरनेशनल लॉ का नाम दे सकते हो। ये इंटरनेशनल लॉ इटसेल्फ दो लॉज में डिवाइडेड है। मतलब ये आप ये नहीं कहेंगे कि इंटरनेशनल लॉ को आप किसी एक सेट एक ही बंडल है जिसको आपने लेकर उठाकर उसको आपने समझ लेना, ये कुछ इस तरह का है। हम इसको भी समझने के लिए दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज, या जिसे कहते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, और दूसरा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जिसको आम जुबान में हम सिर्फ इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। अब प्राइवेट
इंटरनेशनल लॉ क्या है, या प्राइवेट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज इसे भी कहते हैं, वो क्या है? ये किसी एक लीगल सिस्टम के अंडर फॉरेन एलिमेंट्स को डील करने का जो कानून है उसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें आप इंडिविजुअल्स के साथ डील करते हो। मैं मिसाल देता हूं, पाकिस्तान के अंदर दो बाशिंदे हैं जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर उन्होंने कोई आपस में मुआहिदा किया, उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब वो दोनों बंदे इंग्लैंड वापस चले गए, उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, तो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, चूंकि उन्होंने डील पाकिस्तान के लॉज के अकॉर्डिंगली की थी, तो वहां की कोर्ट पाकिस्तान के लॉज के अकॉर्डिंगली उनके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाएगी। ये जो इंटरनेशनल लॉ का एक सिनेरियो है, इसको आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज या प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ कह सकते हो। जबकि दूसरा, जिस तरह के हम लोग जिसको हम आप पढ़ेंगे आगे, जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहते हो। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये सिर्फ एक लीगल ऑर्डर नहीं है, बल्कि ये पूरा एक सेपरेट सिस्टम है, जिसमें हम आगे जितने भी लेक्चर्स हैं हम सारे इसी के अंदर डील करेंगे। ये बेसिकली जो लॉ है, ये स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को कवर करेगा, जितनी भी फॉर्म में वो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो स्टेट्स के बीच में वॉर्स क्रिएट हो गई, उसको कैसे डील करना है, स्टेट्स के बीच में ट्रेड हो रही है, उसको कैसे डील करना है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रही है, उसको कैसे डील करना है, सैटेलाइट्स के ऑपरेशंस को कैसे डील करना है, जो कोई लोकल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको कैसे डील करना है। ये इंटरनेशनल लॉ यूनिवर्सल भी हो सकता है, और ये इंटरनेशनल लॉ अपनी नेचर में जर्नल भी हो सकता है। यूनिवर्सल वहां पे होगा जहां पे दो कोई सी बड़ी स्टेट्स आपस में डील कर रही हैं, और ये जर्नल वहां पे होगा जहां पे कोई जियोग्राफिकली आइडियोलॉजिकली लिंक्ड स्टेट्स आपस में मिलकर कोई खास सेट ऑफ रूल्स अपना लें और उनको उनके ऊपर ज़ाती तौर पर, अब वो जो सेट ऑफ रूल्स होंगे जो वो 5, 6, 8, 10 स्टेट्स आपस में मिलकर एक दूसरे के लिए डिफाइन करेंगी, वो बाकी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। वो सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक ये फॉर्म हो जाएगी, वो सिर्फ और सिर्फ उसके उन स्टेट्स के बीच में इंप्लीमेंट होंगे। अब देयर आर टू टर्म्स, एक इंटरनेशनल लॉ है और एक टर्म है इंटरनेशनल मोरालिटी। ये दोनों टर्म्स किसी ना किसी लेवल पर जाकर एक दूसरे के साथ पैचअप जरूर करते हैं, इनको आप जुदा नहीं रख सकते, लेकिन इनिशियली जब आपने इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन करना है तो आप इन दोनों को सेपरेटली डील करेंगे। अब जो इंटरनेशनल लॉ है, दैट इज अ लीगल थिंग, दैट इज अ बाइंडिंग थिंग, मतलब बाइंडिंग इन सच सेंस कि वो आगे वो लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी हम लोग एक डिस्कस करेंगे, उसमें आपको ये बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट समझ आएगा। जिस तरह लोकल लॉ आपके ऊपर बाइंडिंग होता है, उस तरह ये बाइंडिंग नहीं है, ये अदर सेंस में बाइंडिंग होगा। और जो इंटरनेशनल मोरालिटी है, उसमें क्या है, वो दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ एथिक्स। आप एथिकली मॉरली कुछ चीज़ें, ऑब्लिगेशन आपके ऊपर होती है जो इंटरनेशनल लॉ में आप लोग अपने ऊपर लागू करते हो, अपने ऊपर तारी करते हो, वो आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। अब इंटरनेशनल लॉ और लोकल लॉ, इन दोनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जहां पे हम इंटरनेशनल लॉ की बात करेंगे, ये नीचे जो आते हैं ना कमेंट्स, वो थोड़ा सा मुझे वो तवज्जो इधर उधर हो जाती है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज्ड बॉडी नहीं है जो लेजिस्लेट करेगी। इंटरनेशनल लॉ के अंदर हायरार्की ऑफ कोर्ट्स नहीं है जो उन लेजिस्लेशंस को इंटरप्रेट करेंगे। इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई एनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है, जैसे ब्यूरोक्रेसी होती है, पुलिस होती है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो उनको इम्प्लीमेंट करेगी बगैर किसी लेजिस्लेचर के, बगैर किसी जुडिशरी के, बगैर किसी एग्जेक्टिव के। किसी लीगल ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो वो लीगल ऑर्डर इंटरनेशनल लॉ कहलाएगा। अब ये कैसे विदाउट
इन सारी बेसिक रिक्विजिट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए ज़रूरी होता है, उसके बगैर ये कैसे एप्लीकेबल है, कैसे मुमकिन है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। इंटरनेशनल लॉ की ये लीगल क्वालिटी है, इसका एक पहला क्वेश्चन जो इसके ऊपर पोज किया जाता है वो ये पोज किया जाता है कि इसको एनफोर्स कैसे किया जाएगा। जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट अराइज करेगा, दो पार्टीज फॉर एग्जांपल पाकिस्तान और इंडिया दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया, दोनों पार्टीज ये क्लेम करेंगी, लीगल जस्टिफिकेशन क्लेम करेंगी कि मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में काम किया या मैंने अपने लिए काम किया और मैं राइट पे था। दूसरी पार्टी पाकिस्तान कहेगा मैं राइट पे था, इंडिया कहेगा मैं राइट पे था। इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर कोई इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन ऐसा मौजूद नहीं है जो कि एक फाइनल वर्डिक्ट इशू करे, जो कि फाइनल डिसीजन दे कि इन दोनों में से लीगली कौन सा ठीक था, अनलेस एंड अनटिल दोनों खुद किसी पार्टी के पास, जैसे वो आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या इस तरह की कुछ चीज़ें आती हैं, उनके पास आप खुद नहीं जाते, तब तक वो कोई बीच में डिफाइन करने के लिए नहीं आ सकता। तो ऑर्डिनरी लॉ, डोमेस्टिक लॉ में क्या होता है, वहाँ पे एक डेजिग्नेटेड बॉडी है जिसने लॉ मेकिंग करनी है। जैसे आपकी ये पार्लियामेंट होती है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, उन्होंने लॉज बनाने हैं। उसके बाद एक हायरार्की है कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद आपकी हायर कोर्ट्स हैं, उसके बाद आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स हैं, नैब कोर्ट्स, इस तरह की डिफरेंट कोर्ट्स हैं जिन्होंने उन लॉज को इंटरप्रेट करना है, जिन्होंने उन लॉज की देखना है, ज्यूरिसडिक्शन देखनी है, जिन्होंने डिस्प्यूट्स को सेटल करना है। उसके बाद ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करने का एक तरीकाकार है, वहाँ पे एग्जेक्टिव है जिसके नीचे वो सारे आगे बॉडीज़ काम कर रही होती हैं, जिन्होंने अगर कोई लॉ की इन्फ्रिंजमेंट होती है, अगर कोई उस कोर्ट के डिसाइड करदा तरीकाकार के ऊपर अमल दरामद नहीं करता तो उसको देना है, ये सारा उसको सज़ा देनी है और ये सारे काम करने हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें कोई लेजिस्लेचर नहीं है। इसमें होता क्या है, जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, जिसको कंसीडर किया, मतलब वर्चुअली आप कंसीडर कर सकते हो कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जनरल असेंबली इज़ द लेजिस्लेचर, जिसमें मेंबर स्टेट्स हैं, जितने भी दुनिया में ममालिक हैं वो सारे के सारे इसके मेंबर स्टेट्स हैं। इसकी रेजोल्यूशंस लीगली बाइंडिंग नहीं है किसी के ऊपर, ये प्रॉब्लम है। अब लोकल लॉ में अगर एक लेजिस्लेचर कोई चीज़ डिसाइड करता है, कोई एक कानून साजी होती है, तो वो इंडिविजुअल्स के ऊपर वो बाइंडिंग हो जाता है। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर जब इंटरनेशनल कोर्ट आपका जनरल असेंबली कोई चीज़ डिसाइड कर रही है, वो नीचे वालों के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। कोई उसको मान ले तो मान ले, ना माने तो उसको कोई कुछ कह नहीं सकता, सॉवरेनिटी उसके बीच में हायल हो जाती है। फिर सिस्टम ऑफ कोर्ट्स नहीं है, लेजिस्लेचर तो ये हो गया एक वर्चुअल सा, सिस्टम ऑफ कोर्ट्स में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मौजूद है जो कि डिसाइड तभी कर सकती है जब दोनों साइड्स एग्री करें कि हमने इस कोर्ट के पास जाना है। और मतलब वो जैसे ये चाइना के मामले में उन्होंने डिसाइड किया था, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में अगर वो डिसाइड करते हैं तो नेक्स्ट स्टेट सिंपली उसको रिजेक्ट कर सकती है जी कि मैं इसके डिसीजन को नहीं मानता, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो भी डिसीजन दिया आई डोंट एक्सेप्ट इट। अगरचे उसके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर होता है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन लीगली बाइंडिंग नहीं होते वो आपके ऊपर डिसीजंस। फिर कोई एग्जेक्टिव या गवर्निंग एंटिटी आपके पास नहीं है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ब्यूरोक्रेसी है जिसने आपको इम्प्लीमेंट करवाना है, आपकी गवर्नमेंट पूरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है, अगर कोई काम ख़राब करते हैं तो वो आपको फोर्स करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल है तो सही यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जो कि एग्जेक्टिव के तौर पर वर्चुअली अगेन आप कहते हैं कि वो ये एक रोल प्ले करती है, ऐसा रोल उसको प्ले करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो जो वीटो पावर है ना, कोई भी स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल अगर कोई रेजोल्यूशन कोई चीज़ पास करती है, ये किसी के ऊपर कोई लाजमी को फोर्स करने की कोशिश करती है, कोई एक स्टेट भी उसमें से अगर वीटो कर देती है, वो उसके परमानेंट 5 मेंबर्स हैं, वो वीटो कर देते हैं तो वो बाइंडिंग नहीं रहता, वो फिर स्टेट्स उसको इनकार कर सकती हैं, कुछ भी उसके ऊपर हो सकता है। मतलब अगर हम इंटरनेशनल लॉ को देखें, इसमें लेजिस्लेचर वर्चुअली मौजूद है लेकिन बाइंडिंग नहीं, इसमें जुडिशरी वर्चुअली मौजूद है लेकिन आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि आप उसकी बात मानें, इसके अंदर एग्जेक्टिव
किसी हद तक मौजूद है, लेकिन वो भी आपको फोर्स नहीं कर सकता। वहाँ पे भी वीटो की पावर मौजूद है जो आपको किसी वक्त भी रिजेक्ट कर सकती है, जो आपके अगेंस्ट आने वाली किसी चीज़ को भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसी आइडेंटिफाइएबल इंस्टीट्यूशन मौजूद नहीं है जो रूल्स को एस्टेब्लिश करे, अगर कोई ऐसा आइडेंटिफाइएबल मैकेनिज्म मौजूद नहीं है जो उन रूल्स को क्लैरिफाई करे, तो फिर कैसे इस इंटरनेशनल लॉ को इवन लॉ के जुमरे में माना जाए? ये लॉ कहलाएगा ही कैसे? ये इसकी अक्सर लोग इसकी जब वीकनेसेस बताते हैं या इसकी इन्फोर्समेंट के ऊपर बात करते हैं या इसकी वर्चुअली पावरलेस हिरार्की के ऊपर बात करते हैं, तो वो ये वाले आर्गुमेंट्स उसके अंदर कोट करते हैं। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी है। जैसे वो कहते हैं ना हम लोग रेसिप्रोकेट करना, डू गुड हैव गुड, उस तरह का एक एलिमेंट मौजूद है। ये एक पावरफुल वेपन भी है, एक अच्छा अंदिया भी है जो इंटरनेशनल क्वेश्चन आंसर हम लोग एंड पे डील करेंगे कवर। ये एक अच्छा सिस्टम भी है जो इस तरह हमें लेकर चल रहा है। स्टेट्स अक्सर किसी एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो इसलिए नहीं करती कि वे उनके ऊपर बाइंडिंग है, या किसी पर्टिकुलर कोर्स जिसमें उनको वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुंच सकता है वो इसलिए नहीं फॉलो करते कि इन द लॉन्गर रन इससे उनको नुकसान हो सकता है, या उसका जो रेसिप्रोकल इफ़ेक्ट्स होंगे वो उनके लिए नुकसानदेह होंगे। तो बेसिकली होता क्या है, लॉन्ग टर्म डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो स्टेट्स करती क्या हैं, रेसिप्रोकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन डिप्लोमेट्स की इम्यूनिटी का मामला है, तो कोई भी मुल्क अपने मुल्क के अंदर जो वहाँ पे मौजूद फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं उनको इम्यूनिटी इसलिए भी प्रोवाइड करता है कि उसके जो डिप्लोमेट्स हैं उन ममालिक में वहाँ पे उनको भी इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक लॉ ऑफ रेसिप्रोसिटी के तौर पर भी इंटरनेशनल लॉ काम कर रहा होता है कि मैं अगर किसी का अच्छा सोचूंगा तो वो मेरे लिए अच्छा सोचेगा। मैं अगर किसी के इंडिविजुअल को या किसी के डिप्लोमेट को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा हूं तो मेरे इंडिविजुअल्स और मेरे डिप्लोमेट्स को भी इस तरह का वो प्रोटोकॉल दिया जाएगा। एट द सेम टाइम इंटरनेशनल लॉ में चूंकि हम लोग एनफोर्समेंट की बात कर रहे हैं, पहले हमने डिस्कस कर लिया एक पावरलेस हिरार्की है, फिर हमने डिस्कस कर लिया एलिमेंट ऑफ रेसिप्रोसिटी है। अब हम डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि समटाइम्स आप इसलिए भी इंटरनेशनल लॉ की शर्तें उसकी शिक्के मान रहे होते हो कि वहाँ पे you are expecting rewards, you are expecting something good in return. For example, जैसे पाकिस्तान के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो हमें चीज़ें बताए कि आप इस तरह टैक्स लगा दो, टैक्स नेट इस तरह बढ़ा दो, ये काम करो वो काम करो, हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं, हम उनकी बात माने। हम क्यों मांगते हैं? हम वो वहाँ पे पावरफुल लॉबिंग हो रही होती है, हम उनके पीछे क्यों चल रहे होते हैं? इसलिए कि हम लोग रिवार्ड्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो फैक्टर है एक और इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो ये भी है कि सर्टन सिचुएशंस में अगर आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हो, अगर आप इंटरनेशनल लॉ को साथ लेकर चलते हो तो यू गेट सर्टन रिवार्ड्स। ऐसा भी हो सकता है सर्टन सर्कमस्टांसेस में कि आपके जो फ्रेंडली स्टेट्स हैं या आपके जो न्यूट्रल स्टेट्स हैं, अगर आपने कोई अच्छा गुडविल जेस्चर क्रिएट किया, एग्जांपल ले लें ये जो अभिनंदन वाला केस हुआ, उसके अंदर पाकिस्तान ने एक गुडविल जेस्चर क्रिएट किया, एक इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व किया कि वो जो उनका इनको बोलते हैं प्रिजनर्स ऑफ वॉर, POWs। अब वो प्रिजनर ऑफ वॉर अभिनंदन था हमारे पास, हमने इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व करते हुए वो एक टाइम से पहले ही हमने उनको वापस कर दिया। इन रिटर्न हमें रिवार्ड्स क्या मिले?
इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का इमेज, इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान का जो हमने शो कराना था अपना पर्सपेक्टिव, वो एक पॉजिटिव साइड गई पाकिस्तान की कि भाई हम उस सिचुएशन को एग्रेवेट नहीं करना चाह रहे, हम उस प्रॉब्लम को बढ़ाना नहीं चाह रहे। तो ऐसी न्यूट्रल स्टेट्स पाकिस्तान के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमारे साथ मिल जाती हैं। तो जितनी ज़्यादा स्टेट्स हमारे साथ होंगी उतना ज़्यादा इंडिया के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि वो उस सिचुएशन को बढ़ाए नहीं। तो ये इंटरनेशनल लॉ के जब इस तरह की चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हो तो इस तरह का आपका इन रिटर्न आपको कुछ चीज़ मिलती है। इसी तरह एक कॉन्सेप्ट है इसकी इन्फोर्समेंट में, उसको पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। जॉन ऑस्टिन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था 19th सेंचुरी में, जिसको हम आगे जाके मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ पॉजिटिव मोरालिटी होती क्या है। फिलहाल आपको वो मैं बता दूं कि वो एक ये भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसी लेक्चर में आगे जाके आपको बताता हूँ कि वो होता क्या है। जिस तरह म्यूनिसिपल लॉ में लोकल लॉ के अंदर एक यूनिफाइड सिस्टम होता है सैंक्शंस का, आपके ऊपर बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए जाते हैं। आपको अगर आपको जुर्माना हुआ है कि जी आपने 10,000 रुपये पे करना है, आपकी गाड़ी का चालान हुआ है तो आपने वो पे करना ही करना है। अब इंटरनेशनल लॉ के अंदर इफेक्टिवनेस अगर उसकी देखी जाए तो इस तरह का कोई यूनिफाइड सिस्टम ऑफ सैंक्शंस तो मौजूद नहीं है जिस तरह म्यूनिसिपल लॉ के अंदर है, लेकिन ऐसे सर्कमस्टांसेस ज़रूर मौजूद हैं जिसमें यूज़ ऑफ फोर्स किया जा सकता है, जिसमें आप उसको यूज़ ऑफ फोर्स को जस्टिफाई कह सकते हो, जिसमें आप यूज़ ऑफ फोर्स को लीगल करार दे सकते हो। यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम के अंदर रहते हुए सैंक्शंस इम्पोज की जा सकती हैं किसी स्टेट के ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, अगर वो स्टेट थ्रेट टू पीस, कोई मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स अगर उसको फील करती हैं कि दिस स्टेट इज अ थ्रेट टू पीस या ब्रीच ऑफ पीस या कोई एक्ट ऑफ एग्रेशन उन्होंने किया है। ये सैंक्शंस इकोनॉमिक हो सकती हैं, जैसा कि 1966 में रोडेशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई थी। कोरियन वॉर में ये मिलिट्री सैंक्शंस भी हो सकती हैं, जैसा कि कोरियन वॉर में 1950s में लगाई गई थी, और ये दोनों फॉर्म में भी हो सकती हैं जैसे इराक के अगेंस्ट लगाई गई थी। यूनाइटेड नेशंस के अंडर रहते हुए कोर्सिव एक्शन, किसी के ऊपर बाय फोर्स कोई चीज़ इम्पोज करना, वो बहुत रेयर होता है क्योंकि उसमें 5 परमानेंट जो मेंबर स्टेट्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल की, उनकी कोऑर्डिनेशन और उनकी एग्रीमेंट ज़रूरी है, तो वो बहुत रेयरली होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो, चूँकि वो 5 स्टेट्स ने अपनी इंटरेस्ट भी देखनी होती हैं। अगर चाइना कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई एक्शन होता है तो चाइना ऑब्वियसली उसको वीटो करता है। अगर चाइना भी उनके साथ मिल जाता है तो चाइना के इंटरेस्ट जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं वो वहाँ पे मुतासर होते हैं। इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने देखनी होती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशनल सैंक्शंस लगती हैं, इसके साथ साथ एक यूज़ ऑफ फोर्स इन सेल्फ डिफेंस भी है। ये हम सारी चीज़ें इफेक्टिवनेस, एनफोर्समेंट और वीकनेसेस ऑफ इंटरनेशनल लॉ के सिनेरियो में देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ हेल्प के तौर पर आप वायलेंट एक्शन की तरफ बढ़ते हो। ये जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू यू रिजॉर्ट टू फोर्स, जिसमें आप अपने सर्टन राइट्स या जिसमें आप अपने सर्टन प्रिंसिपल्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको डिफेंड करने के लिए आप ये एक्शन लेते हो, ये किसी भी अथॉरिटी का, मतलब स्टेट जो है ना उसकी अथॉरिटी उसको डिफाइन करेगी, उसमें कोई इंडिविजुअल डिफाइन नहीं कर सकता। मतलब मैं उठकर या कोई और बंदा उठकर ये कहे जी कि हम सेल्फ डिफेंस में इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो चीज़ डिसाइड करे। स्टेट्स यूज कर सकती हैं फोर्स इन सेल्फ डिफेंस अगर एग्रेशन उनके खिलाफ हुई है, या अगर उनके स्टेट की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट कोई इलीगल एक्शन किया गया है, या जब भी स्टेट इस तरह का कोई डिसीजन लेंगी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो एतमाद में लेंगी, उसकी मेयर्स डिफाइंड होंगी, उसमें भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाएगा, उसमें भी लीगैलिटी को फॉलो किया जाएगा। और अगर इस तरह का कोई चीज़ फॉलो नहीं की जाती तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उस मामले को लेके जाया जा सकता है, जिसमें अगर कोई कम्युनिटी इस तरह का कोई काम करती है तो
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फिर उसमें अपना डिसीजन सुनाती है कि उसमें एग्रेसर कौन सा था और उसमें डिफेंड करने वाला कौन सा था, लेकिन ये डिफाइन फिर उसी ने करना है। अब इंटरनेशनल लॉ में वीकनेसेस क्या क्या हैं, ये 3-4 वीकनेसेस मैं आपको बताता हूँ। कुछ मैं हमने ऊपर भी चीज़ें डिस्कस की हैं, यहाँ पे कुछ 3-4 वीकनेसेस आपको बताता हूँ। उसके बाद फिर वो जो ऊपर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था पॉजिटिव मोरालिटी का, वो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। पहली वीकनेस इंटरनेशनल लॉ की ये है कि ऑल आर सॉवरन। बेसिकली सॉवरेनिटी क्या कहती है कि आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, आप अपनी हदूद क़यूद के अंदर बाहर से किसी का इन्फ्लुएंस लें या ना लें, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये पहली वीकनेस है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। जो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ होती थी उनमें जो हिरार्की और अथॉरिटी होती थी वो वर्टिकल सिस्टम चलता था, सुपीरियर उससे इन्फीरियर, उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। जबकि इंटरनेशनल लॉ में जो हिरार्की है और जो ये अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट है ये हॉरिजॉन्टल है। एवरीबॉडी, एवरी स्टेट इज इक्वल टू अनदर स्टेट, चाहे वो बिल्कुल छोटी सी स्टेट हो माल्टा जैसी, चाहे वो रशिया जैसी बड़ी स्टेट हो, दोनों इंटरनेशनल सिनेरियो में बराबर गिनी जाती हैं, दोनों की सॉवरेनिटी इक्वल बेसिस पे काउंट की जाती है। जितनी आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में स्टेट्स देख लें, लीगल थ्योरी के अकॉर्डिंगली उनकी जो सॉवरेनिटी की कैरेक्टरिस्टिक है उसमें सारे बराबर हैं और किसी को किसी दूसरे के ऊपर कोई अथॉरिटी हासिल नहीं है। ये पहली वीकनेस है इंटरनेशनल लॉ की, कोई किसी के ऊपर कोई चीज़ इंपोज नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे, एनी स्टेट मे और मे नॉट ऑब्जर्व एनी लॉ डिफाइंड इन इंटरनेशनल लॉ। नॉर्थ कोरिया की मिसाल ले लीजिए, वो जो भाई साहब है किम जोंग उन, मर्जी आती है, जो चीज़ मानने का दिल करता है मानते हैं, जो चीज़ नहीं मानने का दिल करता बस नहीं मानते। अगरचे उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने आइसोलेट किया हुआ है, जो कुछ मर्जी किया हुआ है, लेकिन ये एक वीकनेस है इंटरनेशनल लॉ की। डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर अगर आप स्टेट के अंदर की बात करें तो वहां पे लॉ इज अबव एन इंडिविजुअल, लेकिन इंटरनेशनल लॉ में लॉ एग्जिस्ट्स बिटवीन द स्टेट्स, इट इज नॉट अबव द स्टेट्स। इंडिविजुअल्स के पास यही चॉइस होती है कि वो लॉ को ऑब्जर्व करना ही करना है, उन्होंने वो लॉ क्रिएट नहीं करते। स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने वो लॉ क्रिएट करना है, अगरचे वहाँ पे भी ह्यूमन बीइंग्स ही होती हैं, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर ऑन द अदर हैंड स्टेट्स अपने तौर पर खुद, मतलब जिनके ऊपर वो लॉ एप्लीकेबल है वो खुद ही लॉज डिफाइन कर रही हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल में मैं लॉ डिफाइन नहीं कर रहा, वो एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ है वो लॉज डिफाइन करेगा। लेकिन इंटरनेशनल लॉ के अंदर अगर मैं एक स्टेट हूं तो मैं लॉज खुद डिफाइन करने वाला एक एलिमेंट हूं, तो मैं खुद चाहूं, अपने तौर पर चाहूं, मैं क्रिएट कर सकता हूं लॉ, मैं ओबे कर सकता हूं, मैं डिसोबे कर सकता हूं। इसके ऑब्वियसली डिसोबे करने के रिपरकशंस होते हैं जैसे मैंने ऊपर डिस्कस किया, लेकिन ये इन्फोर्स करने के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। फिर इंटरनेशनल लॉ इज बेसिकली बेस्ड अपॉन कस्टमरी प्रिंसिपल्स, जो कस्टम्स है ना उनके प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बेस कर रहा है। अब वो कस्टम्स क्या है? बेसिकली इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स, आपस में जो मुआहदे हुए हैं उनकी बेस पे इंटरनेशनल लॉ चल रहा है। उन मुआहदों के ऊपर जो सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने साइन किए हुए हैं, उनके ऊपर वो बाइंडिंग रूल्स हैं, कस्टमरी रूल्स हैं। बेसिकली स्टेट प्रैक्टिसेस के थ्रू, स्टेट प्रैक्टिसेस के थ्रू ये चीजें इवॉल्व होती जा रही हैं। स्टेट प्रैक्टिसेस एक दूसरी कम्युनिटी की पैटर्न्स, उनके कंडक्ट कैसा होगा वो विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। कस्टम जो चीज़ डिफाइन कर रहा है, जो आपस में वो लोग कर रहे हैं, वही उनके बीच में लॉज हैं। ये भी एक वीकनेस है उसमें। स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ में ये भी एक वीकनेस है कि एनी स्टेट कैन पिक एंड चूज एनी लॉ दैट सूट्स देम एंड दे कैन रिजेक्ट एनी लॉ दैट डजंट सूट देम। चूंकि स्टेट्स खुद ट्रीटीज साइन करती हैं, खुद एंगेज करती हैं उसके बीच में, खुद वो डिसाइड करती हैं कि वो लीगली उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है या नहीं है, तो बेसिकली इंटरनेशनल लॉ इज अ सीरीज ऑफ रूल्स
फ्रॉम विच स्टेट्स कैन चूज और रिजेक्ट। तो ये कुछ वीकनेसेस हैं जो मैंने ओवरऑल आपके साथ डिस्कस कर दी। आज का जो लेक्चर है ना, इसमें बेसिकली हम लोग जर्नली इसको इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन कर रहे हैं, उसमें डिफरेंट चीज़ें देख रहे हैं, उसमें हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हमने वो जो बात की थी पॉजिटिव लॉ बाय ऑस्टिन, वो क्या कहते हैं, जॉन ऑस्टिन को कंसिडर किया जाता है जी ग्रेटेस्ट लीगल फिलोसफर्स 19th सेंचुरी का, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीगल फिलोसफर्स। उसने जो लॉ को डिफाइन किया, वो उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह की थी कि लॉ इज कंप्राइज्ड ऑफ अ सीरीज ऑफ कमांड्स और ऑर्डर्स, बहुत सारी कमांड्स और ऑर्डर्स होंगी उसमें, इश्यूड बाय अ सॉवरन, उसमें एक सॉवरन अथॉरिटी होगी, एंड बैक्ड बाय थ्रेट्स ऑफ सैंक्शन, और उसके पीछे सिर्फ पहले लॉज होंगे, पीछे एक सॉवरन बैठा हुआ होगा, और वो साथ में थ्रेट भी देगा कि अगर आपने ये लॉ माना नहीं तो फिर उसके रिपरकशंस होंगे। इसको एनफोर्समेंट कहते हैं, इफ द कमांड्स आर डिसओबेड। कॉन्सिक्वेंटली जब तक किसी सिस्टम के रूल्स इस रूल के मुताबिक नहीं चलते, जब तक कोई ऑर्डर्स आर नॉट बैक्ड बाय थ्रेट्स, जब तक कोई ऑर्डर्स आर नॉट एमिनेटेड थ्रू अ सॉवरन, तो उनको आप पॉजिटिव लॉ कंसिडर नहीं कर सकते। ये जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है। अब बेसिकली अगर आप इंटरनेशनल लॉ की ज्यूरिडिकल बेसिस को ढूंढने जाए ना, उसमें ये जो पॉजिटिव लॉ ऑफ जॉन ऑस्टिन है, इसका बड़ा एक बुनियादी हाथ है इसकी एवोल्यूशन के अंदर। अब ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना व्हाट्सएप पे और इधर और उधर, ये बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। ऑस्टिन ये कहता है इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ पॉजिटिव लॉ। क्यों? क्योंकि इसमें जो कमांड्स आती हैं, दे आर नॉट फ्रॉम अ सॉवरन, देर आर नो थ्रेट्स, देर आर नो रिपरकशंस, कंपल्सरी रिपरकशंस बिहाइंड अ कमांड। सो वो कहता है कि स्टेट प्रैक्टिसेस जो कस्टम्स के थ्रू या अपनी ट्रीटीज़ के थ्रू लॉज को डिफाइन करते हैं, या वो कंसेंट के थ्रू इसको डिफाइन करते हैं, तो वो ये कहता है कि इंटरनेशनल लॉ चूंकि इस डेफिनेशन के बीच में एडजस्ट नहीं होता जो लॉ की प्रॉपर डेफिनेशन है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? वो कहता है फिर हम इसको पॉजिटिव मोरालिटी कह सकते हैं। ये पॉजिटिव लॉ कंसिडर नहीं किया जाएगा और ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्रोविंस के अंदर नहीं आता। इसको आप पॉजिटिव मोरालिटी कह सकते हैं, पॉजिटिव लॉ नहीं कह सकते। ये कुछ चीज़ें थी इंटरनेशनल लॉ के हवाले से। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्यूरिडिकल बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर उसकी नेचर क्या है इंटरनेशनल लॉ की, और इसकी बाकी चीज़ें भी जो है ना इंटरनेशनल लॉ की आगे एज पर कंटेंट ऑफ द सिलेबस उसको भी हम लोग लेकर चलेंगे। बेसिक्स भी आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा। और इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिए कि चूँकि जो व्यूअर्स हैं वो लेस देन 100 हैं, तो हम इसको अगर शिफ्ट कर लें उसके ऊपर क्या उसका अल्लाह आपका भला करे जूम ऐप के ऊपर, तो वहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना इजी हो जाएगा। वहाँ पे चीज़ें मैं फाइल्स आपके साथ शेयर करनी इजी हो जाएंगी और ये सब चीज़ें डिस्कस करनी इजी हो जाएंगी। तो आप ये मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं कल ही रखूँगा और इन कमेंट्स के बाद डिसाइड करूँगा कि वो नेक्स्ट लेक्चर हमने जूम पे रखना है और कहाँ पे रखना है। वो जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा अपने इसके ऊपर फेसबुक प्रोफाइल के ऊपर। अभी अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पे मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होती है, जो ये मैसेजेस आ रहे होते हैं, जो बीच में कमेंट्स आ रहे होते हैं, उनकी तरफ तवज्जो चली जाती है तो मेन उसके ऊपर से बंदे का फोकस हट जाता है। ठीक हो गया। कश्मीर इशू के ऊपर पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ, अब वो जो हम लोगों ने शिमला अकॉर्ड में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इट इज़ अ म्यूचुअल थिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और हम लोग ही इसको डिफ़ाइन करेंगे। एक वो ऑब्स्टेकल है। दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल जो हम सॉरी जी,
बीच में कॉल आ जाती है। दूसरे नंबर पे जो यूनाइटेड नेशंस की जो रेजोल्यूशंस हैं, अकॉर्डिंग टू दोज रेजोल्यूशन जो कश्मीर की पूरी टेरिटरी है, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी है, पाकिस्तान ने उसमें से अपनी फोर्सेस पहले निकाली हैं, फिर उसमें से इंडिया अपनी फोर्सेस कम करेगा, फिर वहाँ पे प्लेबिसाइट होगा। ये भी हमारे लिए एक लीगल आई थिंक बीच में से डिस्कनेक्ट हो, यही प्रॉब्लम होती है ना, बीच में जब कॉल आ जाती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। चलें, हम लोग कल मिलते हैं इंशाल्लाह 11 बजे। मैं कल दिन को ही डिसाइड कर दूंगा जूम ऐप पे अगर हमने लेक्चर रखना हुआ तो मैं आप लोगों को, वो रिकॉर्डेड भी होंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर उनको अपडेट करूंगा। पाकिस्तान एकेडमी ऑफ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के नाम से चैनल है, उसके ऊपर अभी 2-3 वीडियोज़ ही हैं और कोई लेस देन 50 सब्सक्राइबर्स हैं उसके ऊपर। एक फ़ेक चैनल भी बना हुआ है, उसको ना फॉलो कीजिएगा। ये जितनी वीडियोस लेक्चर्स होंगे रिकॉर्डेड, वो मैं वहाँ पे अपलोड भी करता रहूँगा। तो अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह लेक्चर में। अपना ध्यान रखिए, खुशबाश रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।